Welcome to all dear student. My name is Muhammad Shweb and today we will discuss exercise 2.1 Journal Math क्लास 9th। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यूनिट नंबर 2 का नेम हमारे पास ज़कात, उशर और वरासत है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि ज़कात क्या होती है, उशर क्या होता है और वरासत हम किसे कहते हैं। सबसे पहले ज़कात की बात करते हैं। ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। ज़कात वो रकम है जो कि साहिब निसाब मुसलमान दी गई शरह पर गुरबा और ज़रूरतमंदों में बज़ाते खुद या इस्लामी रियासत के ज़रिए साल में एक बार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास साहिब निसाब या निसाब हम किसे कहते हैं, यहाँ पे जिक्र हुआ है कि हमारे पास साहिब निसाब। साहिब निसाब वो कहते हैं कि एक मुसलमान जो 1 साल तक अपनी मलकियत में 7.5 यानी 7.5 तोले सोना, या अगर हम इसको ग्राम में देखें तो ये हमारे पास 86.1562 ग्राम सोना या 52.5 तोले चांदी यानी 603 ग्राम चांदी या इसके बराबर रुपया पैसा रखता या रखती हो साहिब निसाब मुसलमान कहलाता या कहलाती है। यानी एक ऐसा मुसलमान जिसके पास पूरे 1 साल यानी एक हमारे पास एक ख़ास मिकदार में उसके पास क्या मौजूद है, कोई माल मौजूद है, कोई रकम मौजूद है, यानी उसकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो कितनी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि उसकी जो कीमत है ना, वो जो मलकियत उसके पास मौजूद है, वो या तो 7.5 तोले सोने के बराबर उसके पास इतनी रकम हो या 52.5 तोले चांदी के बराबर उसके पास दौलत मौजूद हो, तो वो क्या होगा, वो साहिब निसाब मुसलमान होगा, उस पर ज़कात देना लाजमी है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि इसे चाहिए कि कुरान और हदीस में दी गई शरह के हिसाब से ज़कात अदा करे। ज़कात 2 किस्म की दौलत पर अदा की जाती है, ज़ाहिरी दौलत, गैर ज़ाहिरी दौलत। अब ज़ाहिरी दौलत क्या होती है? ज़ाहिरी दौलत में ज़री सामान, ऊँट, भेड़ें, बकरियां, मादनियात और कारोबारी सामान वगैरह शामिल है। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो ज़ाहिर हैं, जो हमें नज़र आती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ज़ाहिरी। यानी कि कोई दूसरे शख्स को भी मालूम है कि भाई इसके पास भेड़, बकरियां, ऊँट वगैरह ये चीज़ें मौजूद हैं, ये क्या है, हमारे पास ज़ाहिरी दौलत। इसी तरह हमारे पास गैर ज़ाहिरी दौलत भी होती है, यानी कि जबकि गैर ज़ाहिरी दौलत में सोना, चांदी, रुपया और असासा जात। अब देखें, ये वो हमारे पास दौलत होती है जिसका किसी को मालूम नहीं होता, यानी कि उसके वालिदैन को तो मालूम होगा लेकिन दूसरे लोगों को मालूम नहीं है। यानी कि सोना, किसी को क्या पता किसके पास कितना सोना है, इसी तरह चांदी का भी नहीं पता। तो ये वो दौलत है जो गैर ज़ाहिरी है। ठीक है, तो दौलत कितनी किस्म की है हमारे पास? ज़ाहिरी दौलत और गैर ज़ाहिरी दौलत। उसके बाद आगे हमारे पास ना ज़कात की शरह है, यानी रेट ऑफ ज़कात क्या होगा इस्लाम के मुताबिक। अब जो साहिब निसाब मुसलमान है वो कितनी शरह में ज़कात अदा करेगा? ज़कात साहिब निसाब मुस्लिम ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी दौलत पर अदा करता है। यानी जो मुसलमान है ना और वो साहिब निसाब हो, वो क्या करता है, ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी दौलत पर ज़कात अदा करता या करती है। ज़कात की शरह 2.5% यानी 2.5% या समान या रुपए का 40वां हिस्सा। ठीक हो गया। यानी जो उसके पास दौलत मौजूद है, जो साहिब निसाब है, साहिब निसाब की कंडीशन अगर वो फुलफिल करेगा तो वो साल की कितनी ज़कात अदा करेगा? 1 साल बाद 2.5%। ताहम ज़ेर इस्तेमाल सामान जैसा कि मशीनी आलात, खाम माल, कारखाने की इमारत वगैरह पर ज़कात लागू नहीं होगी। यानी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें, यानी ऐसा घर जिसमें वो रहता है, जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर ज़कात लागू नहीं होगी।
उसके बाद हमारे पास आगे उशर है। उशर हम किसे कहते हैं? तो उशर की तारीफ आप देखें, कुदरती ज़राए से ज़मीन से काश्त की गई ज़री पैदावार पर 10% की शरह अदायगी को उशर कहते हैं। कुदरती ज़राए, ठीक है, यानी कुदरती ज़राए से जो ज़मीन काश्त की जाती है ना, और उससे जो पैदावार होगी, तो उसकी 10% वो क्या करेगा? अदायगी करेगा। उसको हम क्या कहते हैं? उशर कहते हैं। ताहम मसनूई ज़राए से ज़मीन की काश्त, मसनूई ज़राए कौन से? जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गए। ज़मीन की काश्त की गई ज़री पैदावार पर उशर की अदायगी की शरह 5% होगी। मसनूई ज़राए से मुराद नहरों और ट्यूबवेल वगैरह से काश्त है। ठीक है, कुदरती ज़राए में हमारे पास बारिश वगैरह भी हो सकती है। तो ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? मसनूई ज़राए हैं। उसके बाद आगे हमारे पास विरासत या तरका हम किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। विरासत क्या होती है? जब एक शख्स वफात पा जाता है तो इसके छोड़े हुए असासे को विरसा या तरका कहते हैं, और इसको इसके कानूनी वारसों में तकसीम किया जाता है। विरासत की तकसीम के कवानीन को इस्लाम में बड़े वाज़े तरीके से बयान किया गया है। वारसों में विरसा तकसीम करने से पहले दर्जा झैल रकम की अदायगी करना होती है। देखें, एक शख्स है, वो वफात पा गया, ठीक है। अब उसने जो रकम, जो माल, जो चीज़ें वो छोड़ के गया है ना, वो उसका क्या होगा? यानी उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? विरासत कहते हैं। या उसके वो जितने भी असासा जात वो छोड़ गया है, अब उसको क्या करना है? उसके जो वारिस हैं, उसकी बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, वालिदैन हो सकते हैं, तो ये तमाम उसके क्या हैं? वारिस हैं। अब उसके ये जो वरसा हैं, उनमें वो कैसे दौलत तकसीम की जाएगी? तो वो कहता है कि तकसीम करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनकी अदायगी करना होती है। सबसे पहले वो कहता है कि कफन, दफन के अखराजात की अदायगी, यानी जो शख्स वफात पा गया है, अब जब वो वफात पा गया है, अब उसके कफन पे, दफन पे यानी कितना खर्चा आया है, तो वो भी उसी की असासे में से अदा करना होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मरहूम या मरहूमा के ज़िम्मे कर्ज़ की अदायगी, यानी जो शख्स वफ़ात पा गया है, मरहूम या मरहूमा, उसके ज़िम्मे अगर कोई कर्ज़ था, किसी की पैसे उसने देने थे, तो वो कर्ज़ की अदायगी होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि मरहूम या मरहूमा की वसीयत पर अमल करना। वफ़ात पाने से पहले अगर उसने कोई वसीयत की है, तो उसको पहले फुलफ़िल किया जाएगा। उसके बाद जो उसकी दौलत रह जाएगी ना, उसको फिर हम क्या करेंगे? तक़सीम करेंगे। तो उस चीज़ को हम कैसे तक़सीम करेंगे, इस्लाम ने इसके बारे में भी बताया हुआ है। अब अगर देखें ना, जो जायदाद वो छोड़ के गया है, उसको कानूनी वारसों के हिस्से में जो किस लिहाज से, कितनी निस्बत के लिहाज से हम उसको तक़सीम करेंगे, तो वो देखते हैं। जायदाद में कानूनी वारसों के हिस्सों की निस्बत। अब वो कहते हैं कि यहाँ हम मरहूम या मरहूमा के रिश्तेदारों में से हर एक का या की विरासत में हिस्से का जिक्र करेंगे। इस्लाम में कुल 12 रिश्ते हैं जो कि कानूनी वारिस होते हैं। हम इनमें से 10 का जिक्र करते हैं। नंबर 1 पे वो कहता है कि अगर खामद वफात पा जाए तो बीवी, यानी जो बेवा है, का हिस्सा औलाद या वालिद से रिश्ते में किसी और औलाद की अदम मौजूदगी में 1/4 होगा, यानी चौथा हिस्सा होगा। यानी अगर शोहर वफात पा गया है और उसकी जो बीवी है, बीवी मौजूद है, लेकिन बीवी के साथ उसकी औलाद या वो जो क्या कहते खामद, उसका मतलब जो वफात पाए हैं, उसके वालिद साहब भी अगर ना मौजूद हों, तो उनकी अदम मौजूदगी में जो बीवी का हिस्सा है वो कितना है? 1/4 होगा। अच्छा, नंबर 2 पे वो कहते हैं कि औलाद या वालिद से रिश्ते में किसी और औलाद की मौजूदगी में बीवी का हिस्सा 8वां होगा, वो यानी 1/8 होगा। यानी वो कहते हैं कि जो शोहर फोत हुआ है, ठीक है, अगर उसकी औलाद हो या उसके वालिदैन मौजूद हो, तो उस सूरत में जो बीवी को हिस्सा मिलेगा ना, वो 8वां हिस्सा होगा। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे वो कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा बीवियां इस हिस्से को बराबर हासिल करेंगे। यानी अगर 2 बीवियां हैं, उस शख्स की 2 बीवियां हैं, तो उस सूरत में उसको
इक्वली डिवाइड किया जाएगा। नंबर 4 पे वो कहता है कि एक बेटे को दो बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी भाई को बहन का हिस्से का दुगना मिलेगा। यानी वो कहता है कि बेटा जो है ना, बेटा उसको क्या होगा, डबल मिलेगा, किससे, उसकी बहनों की निस्बत। अब वो कहता है कि पोते को पोती से दुगना मिलेगा। नंबर 6 पॉइंट पे वो कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां ही हैं तो इन्हें विरासत का हिस्सा 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर बेटी एक ही है या बाप में रिश्ते से कोई और एक पोती है तो मुख्तस हिस्सा 1/2 है। यानी वो कहते हैं कि वो जो शख्स वफात पा गया है उसकी या तो अगर अगर एक बेटी है तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा 1/2, अगर बेटी नहीं है तो उसके बाद उसकी कोई पोती मौजूद है तो उसको भी कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। नंबर 8 पॉइंट पे वो कहता है कि दो या दो से ज्यादा बेटियां हों तो पोती और नवासी अगर मौजूद भी है तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। पोती और नवासी को किस सूरत में हिस्सा मिलता है, अगर बेटियां मौजूद ना हो। नंबर 9 पॉइंट पे वो कहता है कि अगर एक बेटी हो और बाप से रिश्ते में एक पोती नवासी हो तो बेटी का हिस्सा 1/2 और बाप से रिश्ते में पोती नवासी का बकिया हिस्से का 1/6 मिलेगा। यानी बेटी का हिस्से का, बेटी का अगर बेटी मौजूद है तो उसको 1/2 मिलेगा और उसके बाद रिश्ते में पोती या नवासी को कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा, जो कि मेज़ान को 2/3 बनाता है। नंबर 10 पे कहता है कि अगर बीवी वफात पा जाए, यानी ये सूरत भी हो सकती है ना कि अगर बीवी वफात पा जाए तो बीवी के हिस्से का खामद को कितना मिलेगा, वो कहते हैं तो खामद को विरसा का 1/2 हिस्सा मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, जायदाद में कानूनी वारसों के हिस्सों की निस्बत, यानी कि किसको कितने लिहाज से जो मरहूम जो चीज छोड़ के गया है, जो जायदाद छोड़ के गया है, तो उसकी निस्बत कितने कितने हिस्से हम डिवाइड करेंगे। तो ये एक इस्लाम के लिहाज से बताया गया है। अब हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अगर सोने की मालियत, हमारे पास ये सोने की मालियत है तो वो कहते हैं तो इस पर ज़कात मालूम करें। ठीक है, सोने की मालियत कितनी है, देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 11,10,000 रुपए हमारे पास क्या है, सोने की मालियत है। तो वो कहता है कि इस पे आपने ज़कात मालूम करनी है कि हम कितने परसेंट इस पे जब ज़कात देंगे तो वो कितने पैसे बनेंगे, ये चीज़ आपने मालूम करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है सोने की मालियत। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सोने की मालियत। सोने की मालियत हमारे पास कितनी है, 11 लाख और उसके बाद 10,000। नेक्स्ट वो कहता है कि आपने क्या करना है, इस पे ज़कात मालूम करनी है। अब आप लोगों को मालूम है ज़कात, साहिब निसाब कितनी ज़कात देता है, यानी 2.5% है ना ज़कात की शरह। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ज़कात की शरह, तो ज़कात की शरह हमारे पास कितनी है, तो ज़कात की शरह हमारे पास है 2.5%। मालूम क्या करनी है, ज़कात की रकम मालूम करनी है। ठीक हो गया ना, हमने क्या मालूम करनी है, यानी कि वो कितना इस पे ज़कात अदा करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज़कात की रकम, तो ज़कात की रकम देखें हमारे पास क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना हमारे पास सोने की मालियत, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, 2.5 से। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिखता हूँ, ये जो वैल्यू है हमारे पास सोने की मालियत है, इसको आपने क्या कर देना है, ज़रब दे देनी है या मल्टीप्लाई करना है किससे, 2.5% से। अच्छा यहाँ पे देखें ये हमारे पास परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हम क्या करेंगे, यानी कि फीसद में है, फीसद को हमने क्या करना है, कसर में चेंज करना है। तो कसर में हम इसको कैसे तब्दील करेंगे, यानी कि ये हमारे पास देखें ना फीसद में है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2.5
ठीक है, तो ये मेरे पास ओवर में आ गया 100। ठीक है, तो इस चीज को आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आगे आप क्या करेंगे, अब देखिए इस वैल्यू को आपने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इसको क्या करो आप 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर पे आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। हमारे पास इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई करो किससे, 2.5 से। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 277500 और 0। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है किससे, 100 से। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यूज आ गई है, ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिखें। तो ये हमारे पास आ गया 2750। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कोमा। तो ये इतने रुपए हमारे पास क्या होगी, ज़कात की रकम जब हम 2.5% देंगे तो वो टोटल हमारे पास जो सोने की मालियत थी उसका इतने पैसे बनेंगे जो हमने क्या करने होंगे, अदा करने होंगे। और ये कितने हैं, ये हमारे पास है 27,750 रुपये। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो सबसे पहले आपने लिखना है चांदी की मालियत वो कितनी है, 3 लाख रुपए। ज़कात की शरह कितनी है हमारे पास, 2.5%। ज़कात की रकम हम कितनी अदा करेंगे, यानी इस पे हम ज़कात की रकम कितनी अदा करेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो 3 लाख है ना इसको आपने ज़रब दे देनी है किससे, 2.5% से। अब 2.5% हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना 2.5%, देखिए इसका मतलब होता है कि 100 में से 2.5, यानी यहाँ पे देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक साइड पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये पेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40%। ठीक है, मैंने लिखा 40%। इसका मतलब होता है 100 में से 40। अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है 2.5% या 2.5%, इसका मतलब है 100 में से 2.5। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो 2.5 है इसको मैंने इस फॉर्म में कैसे लिखा। अब आपने क्या करना है, 3 लाख को 2.5 से आपने क्या कर देना है, ज़रब दे देना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे आप इसे ज़रब दें हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 लाख है हमारे पास, इसको आपने ज़रब दे देनी है 2.5 से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखें 7, 5। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। और इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, 100 से। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज थी, 3 लाख थी ना। तो इसको जब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने हैं, 50 है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो 3 लाख को आपने ज़रब देनी है किससे, 2.5 से। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसको जब आप डिवाइड करोगे किससे, 100 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7500। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई है, 7500। तो यानी कि वो कितनी ज़कात की रकम कितनी अदायगी करेगा, तो वो हमारे पास 7500 रुपीज़ वो क्या करेगा, ज़कात की रकम अदा करेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी, यानी 10 तोले सोना और 40 तोले चांदी पर ज़कात की रकम मालूम करें, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला हो। अब यहाँ पे देखें
जो 1 तोला सोने की कीमत वो कितनी है? 40,000 रुपये। और 1 तोला चांदी की कीमत कितनी है? 5,000 रुपये। सोना कितना है? 10 तोले। और चांदी कितनी है? 40 तोले। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है? आपने लिखना है सोने की फी तोले की कीमत, वो हमारे पास 40,000 रुपये है। सोना है कितना, उसकी कितनी मालियत है? देखिए 10 तोले सोना है ना, तो 10 तोले सोने की मालियत 10 को आपने जरब दे देनी है 40,000 से, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए आ जाएंगे। इसी तरह चांदी की फी तोले की कीमत कितनी है? 5,000 रुपये। और 40 तोले चांदी की मालियत कितनी हो जाएगी वो आप लिखें यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, तो इसी तरह आप इसको भी लिखोगे। कितना तोले चांदी है हमारे पास? 40 तोले चांदी की मालियत। तो वो हम क्या करेंगे? 40 को हमने जरब दे देनी है किससे? 1 तोले की कीमत कितनी है? 5,000। तो 5,000 से हम क्या कर देंगे? उसको जरब दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। देखें 40 को आपने ज़रब देनी है किससे? 5,000 से। ठीक हो गया, तो इस ये हमारे पास कितना आ गया? तो ये आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दें। तो ये इसकी मालियत आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? कुल मालियत। कुल मालियत कितनी है हमारे पास? यानी कि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यू, इन दोनों को आपने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुल मालियत। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या कर दो? जमा कर दो। जब आप इन दिनों को जमा करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 और 2 6 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कुल मालियत आ जाएगी। ठीक है, साथ में आप इसके रुपए भी लिख दें। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 6 लाख रुपए होगी कुल मालियत। अब 6 लाख रुपए पे कितनी ज़कात की रकम होगी? यानी कि हमें मालूम है ज़कात की शरह क्या होती है, तो ज़कात की शरह आप लिखेंगे। तो ज़कात की शरह क्या है? 2.5%। तो 2.5%। तो अब हम क्या करेंगे? ज़कात की रकम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है ज़कात की रकम। तो ज़कात की रकम कितनी है? देखिए हमारे पास इस वैल्यूज़ को आपने क्या कर देनी? 6 लाख को आपने ज़रब दे देनी है किससे? 2.5 से। अच्छा, अब आप क्या लिखेंगे? ये 6 लाख जो वैल्यूज़ है इसको आप एज इट इज़ लिखें। ठीक है, जैसे लिखा हो इसको ऐसे लिखा रहने दें। और इस चीज़ को आपने लिखना है 100 में से या 100 में से 2.5। अब आप क्या करें? 6 लाख को 2.5 से ज़रब दे दें और 100 पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख को आपने क्या करना है? ज़रब देनी है किससे? 2.5 से। और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है किससे? 100 से। जब आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी? 15,000, यानी 15,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये इसका क्या आ गया? जवाब आ गया। यानी वो ज़कात की रकम कितनी होगी? कितनी ज़कात की रकम अदा करेगा 1 साल के बाद? तो ज़कात की रकम कितनी बनेगी? 15,000 रुपये। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोशिश किया करो, इसकी प्रैक्टिस करो। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि सोने की मालियत 8 लाख रुपए,
नकद रकम 4 लाख रुपए, चांदी 50 तोले, 5,000 रुपये फी तोला पर ज़कात मालूम करें। यानी कोई शख्स है, कोई भी हो सकता है। अब वो कहते हैं कि उसके पास जो सोना मौजूद है ना, उस सोने की जो मालियत है वो कितनी है, 8 लाख रुपए। इसी तरह उसके पास, किसी शख्स के पास 4 लाख रुपए क्या मौजूद है, नकद रकम यानी नकदी मौजूद है। नकद रकम इसके पास कितनी है, 4 लाख। उसके साथ साथ वो कहता है कि उसके पास 50 तोले चांदी भी मौजूद है। चांदी कितनी मौजूद है, 50 तोले, जबकि 1 तोले की कीमत कितनी है, 5,000 रुपये। हम क्या करेंगे, 50 तोले चांदी की रकम मालूम कर लेंगे, 50 को क्या करेंगे, 5,000 से ज़रब दे देंगे। चांदी फी तोला कीमत कितनी है, 5,000 रुपये, और 50 तोले चांदी की मालियत कितनी होगी, 50 को ज़रब दे देंगे 5,000 से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2,50,000 रुपये 50 तोले चांदी की मालियत होगी। ज़कात के लिए कुल रकम कितनी होगी अब उसके पास। अब वो कहते हैं सबसे पहले तो हमारे पास, उसके पास कितनी रकम मौजूद है, 8 लाख रुपए, फिर नकदी 4, और उसके बाद 2,50,000 रुपये। तो इन तमाम को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कितनी है, यानी कि 8 लाख रुपए जमा 4 लाख रुपए और उसके बाद 2,50,000। इन तमाम को जब आप जमा करोगे, देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14, यानी 14,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 लाख। ठीक है, उसके बाद 50,000 रुपये। अब वो कहते हैं कि 14,50,000 रुपये पे ज़कात की शरह मालूम करनी है, यानी कितनी रकम वो ज़कात की अदा करेगा। तो ज़कात की शरह हमें मालूम है, तो वो कितनी होती है, 2.5%, यानी 2.5%। तो अब वो कितनी ज़कात की रकम देगा, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं ज़कात की रकम, यानी वो कितनी ज़कात की रकम अदा करेगा। तो ये हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 14,50,000 रुपये को आपने क्या कर देना है, ज़रब करना है किससे, 2.5% से। तो 14,50,000 रुपये को आप जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा रहने दें, और उसके बाद इस चीज़ को आप लिखें 2.5 और बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आपने क्या कर देना है, 100 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे आपने इसे क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 15,5,0,0,0 और इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2.5, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है किससे, 100 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यूज को आपने यहाँ पे लिखना है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 36,250 रुपये। तो ये आप यहाँ पे इसे लिख दें, तो ये इतनी वो क्या करेगा, ज़कात की रकम अदा करेगा। तो यहाँ पे आप लिखें, ये क्या होगी, वो ज़कात की रकम अदा करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, ज़कात की रकम। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि कुदरती ज़राए से पैदा शुद्ध चावल की फसल की जो मालियत है ना, वो कितनी है, हमारे पास 6 लाख रुपए। अब उस पे जो उशर मालूम करें कि वो कितना उशर अदा करेगा, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है फसल की मालियत।
ठीक है, यहां पे आप लिखें फसल की मालियत। तो फसल की मालियत कितनी है हमारे पास, ये वैल्यूज लिखी हुई है, ये आप यहां पे लिख दें। 6 लाख रुपए। अब आपने क्या करना है, उशर मालूम करना है। तो उशर की शरह तो आप लोगों को मालूम है कितनी होती है उशर की शरह, 10%, यानी 10%। उशर की शरह लिखना था, रकम नहीं लिखना, उशर की शरह। तो इसको आपने ठीक कर लेना, उशर की शरह। तो उशर की शरह कितनी है हमारे पास, 10%, 10%। अब आप क्या करें, उशर की रकम हमने मालूम करनी है। तो उशर की रकम कैसे मालूम करेंगे, आपने क्या करना है, 6 लाख जो वैल्यूज लिखी हुई ना, आपने 6 लाख को जरब दे देनी है किससे, 10% से। 10% का क्या मतलब होता है, 100 में से 10। तो यहां पे आप लिखेंगे 10/100। अब 6 लाख को 10 से जरब दो और 100 पे क्या कर दो, तकसीम कर दो। तो यहां पे देखें हमारे पास, इसको आप मल्टीप्लाई करो 10 से और इसको डिवाइड कर दो 100 से। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, यानी कि 60,000 रुपये। तो ये कितनी वो रकम अदा करेगा, 60,000 रुपये क्या करेगा, अदा करेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 2.1 का। मसनूई ज़राए से पैदा शुद्ध गंदम की फसल की जो मालियत है ना हमारे पास, वो कितनी है, 3,50,000 रुपये। अब वो कहते हैं कि इस मालियत पर आपने क्या मालूम करना है, उशर मालूम करना है। अब आप लोगों को मालूम है जो उशर की शरह होती है मसनूई ज़राए से, ठीक है, जो मसनूई ज़राए हमारे पास कौन से होते हैं, ट्यूबवेल हो गया या नहर होगी। तो उस पर जो उशर की शरह होती है वो कितनी होती है, 5%, यानी 5%। लेक्चर के आगाज़ में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गंदम की फसल की मालियत 3,50,000 रुपये, उशर की शरह 5%। उशर की रकम कितनी होगी, 3,50,000 रुपये को आपने ज़रब दे देनी है 5% से। 5% को आपने लिखा 5/100। 3,50,000 को आप 5 से ज़रब दो और 100 पे क्या कर दो, तकसीम कर दो। तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 17,500 रुपये आ जाएगा। तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये की मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी एक बेवा, दो बेटों और एक बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम करें। यानी कि एक शख्स है वो वफात पा गया है, जब वो वफात पा गया तो उसने कितनी रकम जायदाद के तौर पे, वो कितनी छोड़ के गया है, उसकी जायदाद कितनी उसने छोड़ी है, वो कहता है कि वो 7,50,000 रुपये की मालियत है। अब वो कहते हैं कि 7,50,000 रुपये को उसके जो वर्सा है ना उसमें तकसीम करनी है। अब उसके वर्सा में कौन कौन है, एक बेवा है यानी उसकी बीवी, दो बेटे और एक बेटी। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो बीवी होती है यानी बेवा को कितना हिस्सा मिलता है, कौन सा हिस्सा मिलता है, 8वां हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कुल मालियत है ना, जायदाद की जो मालियत है, उसका आप क्या करोगे, 8वां हिस्सा मालूम कर लोगे। और उसके बाद जो बकिया रकम बचेगी उसमें क्या करोगे, बेटों और बेटी की रकम आप क्या करोगे, मालूम कर लोगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है जायदाद की मालियत वो कितनी है, 7,50,000 रुपये। बेवा का हिस्सा कितना है, वो हमें मालूम होता है कि 8वां हिस्सा होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे 1/8। ठीक है, 1/8 किसका, इस वैल्यू का ना, तो इसको आप यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई 7,50,000 रुपये। अब आपने क्या करना है, 7,50,000 रुपये को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 पे क्या करो, इसको डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आएगी ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, 93750। ये आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7,50,000 रुपये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है किससे, 8 से। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, 93750। तो ये हमारे पास क्या है, बकिया रकम है। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टोटल उसकी अमाउंट थी ना जायदाद की कुल मालियत, उसमें से क्या कर देंगे, ये जो बीवी का हिस्सा है ना, उसके बेवा का हिस्सा, ये माइनस माइनस कर दोगे तो बकिया रकम हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेवा का हिस्सा, यानी उसकी बीवी को कितना मिलेगा, उसको मिलेगा हमारे पास ये जितनी वैल्यूज आ गई हैं ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बकिया रकम। तो बकिया रकम हम क्या करेंगे, 7,50,000 रुपये में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, यानी कि 93750। अब इन दोनों को आप क्या करो, माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 7, 5, इसको आपने माइनस कर देना जो अभी हमने वैल्यूज निकाली थी, तो वो हमारे पास कितना बचेगा, 6,56,250 रुपये। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 6,56,000, ठीक है, 250 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बकिया रकम है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि 2 बेटों और 1 बेटी, ठीक है ना, बेटे कितने हैं, 2। अब जो बेटा होता है ना उसको बेटी का दुगना मिलता है, यानी डबल मिलता है हिस्सा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निस्बत लिखेंगे। ठीक है ना, बेटे और बेटियों के हिस्से में निस्बत। तो आपने यहाँ पे लिखना है बेटे, यानी कि उसके जो बेटे हैं, बेटे और बेटी में हिस्सों की निस्बत। तो यहाँ पे देखें बेटे कितने हैं, 2। 2 बेटे हैं ना, यानी कि एक बेटे को 2 गुना मिलेगा, इसी तरह दूसरे बेटे को भी 2 गुना मिलेगा, और बेटी को क्या मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यानी सिंगल। तो अब आप क्या कर लो, इनका मजमुआ ले लो, निस्बती मजमुआ हमारे पास आ जाएगा। तो निस्बती मजमुआ कितना आएगा, आप क्या करो, 2+2+1, इनको आप क्या कर दो, सम अप कर दो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, हर बेटे का हिस्सा मालूम करें। यानी अगर एक बेटे का मालूम हो जाएगा तो दूसरे को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, हर बेटे का हिस्सा। तो अब आप क्या करेंगे, बेटे को दो डबल हिस्सा मिलता है ना, 2 ओवर ये जो 5 है ना, यहाँ पे लिख देंगे 2/5 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यूज हमारे पास आ गई है, यानी 6,56,250 से आपने इसको क्या कर देना है, ज़र्ब दे देनी है। अब यहाँ पे देखें 6,56,250 को आप ज़रब दोगे, ठीक है, यानी कि इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है किससे,
2 से। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 5 से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ठीक है, 2,62,500 रुपये। ठीक है, तो ये कितना आ गया है, ये हमारे पास उसके एक बेटे की वैल्यू आ गई है। ठीक है, बेटे की कितनी रकम आ गई है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,62,500 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये एक बेटे की आई है, यानी दूसरे बेटे को भी इतना ही मिलेगा। अब हम बेटी की रकम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, यानी बेटी का हिस्सा कितना होगा, तो बेटी देखें, बेटी को सिंगल यानी कि बेटे को डबल मिलता है, बेटी को क्या मिलता है, सिंगल वैल्यू भी मिलती है, यानी कि बेटे का हाफ मिलता है ना। तो यानी 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और निस्बती मजमुआ क्या था, 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। और इसको आप ज़रब दे दो किससे, 6,56,250 से। अच्छा, 6,56,250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर दें जस्ट 5 से, यानी कि 6,5,6,2 उसके बाद 50, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 5 से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1,31,250 रुपये। तो ये बेटी का हिस्सा आ गया कितना, 1,31,250 रुपये। तो ये उसकी बेटी का हिस्सा आ गया, यानी बेटी को कितना मिलेगा, 1,31,250 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा, 4 बेटियां छोड़ी हो, तो उसकी 4 लाख रुपए मालियत वरासत में हर एक के हिस्से की मालियत मालूम करें। देखें, जायदाद की जो मालियत है वो कितनी है, 4 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा कितना होता है, 8वां हिस्सा होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 लाख से। यानी 1/8 को आपने ज़रब दे देनी है 4 लाख से। 4 लाख को जब आप 1 से ज़रब देंगे और 8 पे जब उसको आप तकसीम करेंगे ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा। तो ये बेवा का हिस्सा कितना हो गया, 50,000 रुपये। अब हमारे पास बकिया मालियत कितनी है, तो टोटल हमारे पास जो रकम थी वो कितनी थी, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए में से आप क्या कर दें, माइनस करें किसको, ये जो 50,000 रुपये है जो बेवा की रकम है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,50,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हैं। बेटियां कितनी छोड़ी हैं, 4, यानी 4 बेटियों का अब ये हिस्सा होगा ना, यानी कि ये जो मालियत है हमारे पास, ये बाकी मालियत है, इसमें से हमने क्या करना है, बेटियों को हिस्सा देना है। तो बेटियों के हिस्से में निस्बत आप लिखें, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं बेटियों के हिस्से में निस्बत। तो देखिए 4 बेटियां ना, तो अब हम सब में जो निस्बत आएगी वो कितनी आएगी, 1:1:1, यानी कि 1:1:1। ठीक है, तो यानी कि ये इनमें एक निस्बत 1 आ गई। तो ये इन सारों को जब आप निस्बती मजमुआ लें इनका, तो निस्बती मजमुआ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1+1+1+1। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है,
हर बेटी का हिस्सा मालूम करेंगे ना, हर एक बेटी का हिस्सा। आप यहाँ पे लिखे हर बेटी के हिस्से की मालियत। तो हर बेटी के हिस्से की मालियत कितनी होगी, यानी कि बेटी को एक मिलता है, 1/4 मल्टीप्लाई, यानी जो रकम हमारे पास बकिया वैल्यू थी वो कितनी थी, बकिया मालियत हमारे पास कितनी है, 3,50,000 रुपये। ठीक है, यानी 3,50,000 रुपये को एक से ज़रब दोगे और चार पे आप क्या कर दोगे, तकसीम कर दोगे। जब आप इसको तकसीम करोगे तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी, 87,500 रुपये। ये आप कैलकुलेटर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3,00,000, ठीक है, 50,000 रुपये। इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यूज आ जाएगी, और इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 87,500 रुपये। यानी कि हर बेटी को कितना मिलेगा, 87,500 रुपये। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम करें। यानी उसकी जो बीवी है, जो बेवा है, अब उसको कितना हिस्सा मिलेगा जो वो जायदाद छोड़ के गया है। देखिए, वो जो शख्स है ना, उसकी अब कोई औलाद नहीं है, सिर्फ उसकी क्या है, बीवी है, यानी जो हम जिसको हम बेवा कहते हैं। ये हम बता चुके हैं कि इस सूरत में हम कितना बेवा को जो हिस्सा मिलता है वो कितना मिलता है, 1/4 मिलता है। तो जायदाद की मालियत कितनी है, 15 लाख रुपए, और बेवा का जो हिस्सा मिलेगा वो कितना होगा, यानी वो 1/4 होगा, किसका, इस वैल्यूज का। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 15 लाख से। तो 15 लाख को जब आप 4 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे 3 और 2 5, ठीक है। तो ये 5 0 और 1 5, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से। जब आप कैलकुलेटर पे ये चीज़ कैलकुलेट करो ना तो ये चीज़ें आप काउंट कर लिया करो, ठीक है, यहाँ पे देख लिया करो। बाज़ दफ़ा अगर एक ज़ीरो की भी मिस्टेक आ गई तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए 3,75,000 रुपये, ठीक है। यानी उस बेवा का हिस्सा कितना आएगा, 3,75,000 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखें, ठीक है, 3,75,000, यानी 3,75,000 रुपये उस बेवा को क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा, दो बेटे छोड़े हों तो इनकी विरासत जो मालियत है ना वो कितनी है, 20 लाख रुपए में से हर एक के हिस्से की मालियत आपने मालूम करनी है। देखें, वो जो शख्स वफात पा गया है ना, उसने जायदाद की जो मालियत है वो कितनी छोड़ी है, कितनी जायदाद की वो मालियत है, वो हमारे पास है 20 लाख रुपए। आगे वो कहते हैं कि एक बेवा और दो बेटे हैं। अब बेवा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेवा का हिस्सा मालूम करेंगे, यानी बीवी को कितना मिलता है, 1/8 मिलता है। तो ये 1/8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हमारे पास 20 लाख रुपए जो है। तो 20 लाख को आप एक से ज़रब करोगे और 8 पे आप इसको क्या कर दोगे, तकसीम करोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,50,000 रुपये। यानी बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, जो बेवा है उसकी, उसको मिलेगा 2,50,000 रुपये। उसके बाद बकिया मालियत कितनी है, यानी 20 लाख में से 2,50,000 रुपये को अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास बकिया मालियत आ जाएगी 17,50,000 रुपये।
अब ये 17,50,000 रुपए क्या हो जाएंगे, तकसीम होंगे, बराबर तकसीम होंगे किन में, बेटों में, क्योंकि उनके उसके दो बेटे हैं। अब बेटे को बेटी का क्या मिलता है, डबल मिलता है ना, दो गुना मिलता है। तो बेटों के हिस्सों में निस्बत, यानी कि एक बेटे को डबल मिलेगा, यानी 2:2, यानी 2:2। निस्बत में निस्बती मजमुआ कितना होगा, यानी 2 और 2 को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ये हमारे पास 4 आ गया। अब हर एक बेटे के हिस्से की मालियत, यानी बेटे को कितनी मालियत मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिखेंगे 2/4, यानी ये जो 2 है ये तो हमारे पास बेटे का हिस्सा है ना, और ये जो 4 लिखा है या 4 लिखा है ये हमारे पास क्या है, निस्बती मजमुआ है, 2/4। अब आपने क्या करना है, 17,50,000 रुपए को आप क्या करो, 2 से ज़रब दे दो। ठीक है, तो ये हमारे पास 17,50,000 रुपए को आपने क्या कर देनी है, 2 से ज़रब देनी है, और उसके बाद आपने इसको तकसीम कर देना है किससे, 4 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8,75,000 रुपये। तो यहाँ पे देखें ये 8,75,000 रुपये क्या आ गया, यानी एक बेटे को 8,75,000 रुपये और दूसरे बेटे को भी 8,75,000 रुपये मिलेंगे। इसी के एक साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपए की छोड़ी। इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में से हर एक के हिस्से की मालियत मालूम करें। अब देखिए जायदाद की जो मालियत है वो कितनी है, 4,80,000 रुपए। अब ये जो जायदाद है इसको हमने क्या करना है, तकसीम करना है, किसमें, बेवा में, 3 बेटों में और 4 बेटियां, यानी इनमें हमने क्या करना है, तकसीम कर देना है। इसकी जो विरासत है उसको हम कैसे तकसीम करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें ना, बेवा को कितना हिस्सा मिलता है, तो हम सबसे पहले बेवा का हिस्सा मालूम करेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे बेवा का हिस्सा। तो बेवा को जो हिस्सा मिलता है वो कितना मिलता है, 1/8 मिलता है ना, 8वां हिस्सा। अब 1/8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, ये जो उसकी कुल मालियत है हमारे पास, यानी 1/8 को आप जरब दे रहे हो किससे, 4,80,000 से। यानी 4,80,000 को जब आप 1 से जरब देंगे तो दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी, और उसको आपने तकसीम करना है किससे, 8 से, 4,80,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 4,80,000 रुपए को आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वही वैल्यू आ जाएगी, उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, 8 से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 60,000 रुपए। यानी जो बेवा है उस बेवा को कितना हिस्सा मिलेगा, बेवा को मिलेगा 60,000 रुपए। तो ये बेवा को 60,000 रुपए मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, बेवा का हिस्सा। उसके बाद आप बकिया मालियत मालूम करें, यानी जो वैल्यू उसने छोड़ी थी हमारे पास, कुल रकम कितनी थी, 4,80,000 रुपए। 4,80,000 रुपए में से माइनस करो कौन सा, ये 60,000 रुपए जो बेवा की रकम है, क्योंकि बेवा को तो हमने अदा कर दी है। उसके बाद जो रकम बचेगी उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसमें, बेटे और बेटियों में। तो ये हमारे पास 4,80,000 रुपये पे 60,000 रुपये चला गया, तो ये कितना बचेगा, 4,20,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे, अब बेटे और बेटियों के हिस्से में निस्बत मालूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटे, ठीक है, यानी बेटे और बेटियों के हिस्से में निस्बत, बेटे और बेटियों के हिस्से
में निस्बत। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, वो कहता है कि उसने अपने पीछे एक बेवा, बेवा का तो हो गया, तीन बेटे, बेटे कितने हैं? तीन। एक बेटे को कितना मिलता है? दुगना मिलता है ना, डबल मिलता है बेटी का। तो बेटे कितने हैं? तीन। एक बेटे का, ये दूसरे बेटे का, और ये तीसरे बेटे की निस्बत। और बेटियां कितनी हैं? चार। बेटी को क्या, एक बेटी को सिंगल मिलता है ना, यानी हाफ मिलता है बेटे का। यानी बेटे को अगर दो मिल रहा है तो बेटी को कितना मिलेगा? एक मिलेगा। तो चार बेटियां हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एक निस्बत एक निस्बत एक। तो ये हमारे पास बेटे और बेटियों में क्या आ जाएगी? निस्बत आ जाएगी। अब आपने क्या मालूम कर लेना है? इनका निस्बती मजमुआ मालूम करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 2 + 2, उसके बाद 1 + 1 + 1। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। निस्बती मजमुआ कितना आ गया? 10 आ गया। अब हर एक बेटे के हिस्से की मालियत मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है हर एक बेटे के हिस्से की मालियत। तो मालियत कितनी आएगी? देखिए हमारे पास बेटे को कितना मिलता है? डबल मिलता है ना, ये आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास बकिया मालियत थी वो कितनी थी? 4,20,000 रुपये। अब आप क्या करें? 4,20,000 रुपये को आप 2 से ज़रब दो और 10 पे तकसीम कर दो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4,20,000 रुपये को आपने क्या कर देना है? ज़रब देनी है 2 से और तकसीम कर देना है 10 से। तो ये कितना आ जाएगा? 84,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखें आप, यानी एक बेटे को कितना मिलेगा? 84,000 रुपया। यानी एक बेटे को 84,000 रुपया, दूसरे को भी 84,000 रुपया, और तीसरे को भी 84,000 रुपया मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम बेटी का मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर एक बेटी के हिस्से की मालियत। अब हर एक बेटी के हिस्से की मालियत हम मालूम करेंगे। तो वो कैसे मालूम करेंगे? बेटी को एक हिस्सा मिलता है ना, हाफ मिलता है बेटे का। बेटे को अगर 2 मिल रहा है, बेटे को 1 मिलेगा। यानी ये हो जाएगा 1/10। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4,20,000 रुपये से। ठीक है, यानी अब क्या करेंगे? 4,20,000 रुपये को आपने क्या कर देना है? 10 पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42,000 रुपये आ जाएगा। यानी बेटी को कितना मिलेगा? हर बेटी को, जितनी भी बेटी हैं उसकी, चार बेटी है ना, तो हर बेटी को 42,000 रुपये मिलेगा। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं कि नजीब ने 4 लाख रुपए अपने विरसे में छोड़े। उसमें छोड़े इसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी, जबकि इनके यहाँ कोई बच्चा ना था। नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम करें। अब देखिए, जो नजीब है उसने कितनी रकम जायदाद में छोड़ी है? उसने 4 लाख रुपया जायदाद में छोड़ा है और उसकी कोई औलाद नहीं है। अब उसकी जो बीवी को हिस्सा मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा, यानी चौथा हिस्सा 1/4। अब आपने क्या कर देना है? ये जो हमारे पास लिखा हमने 4 लाख, इसको आप एक से जरब दोगे और 4 पे तकसीम कर दोगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपया। यानी जो बेवा को हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा?
1 लाख रुपया मिलेगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो हमारी ये जो एक्सरसाइज 2.1 है, यूनिट नंबर 2 की, ये क्या होगी है, कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जायजा मश्क नंबर 2 डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।